हम लोग सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में हम आपको पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे। यानी कि पिछले वीडियो में हम आपको लोकतंत्र के बारे में विस्तार रूप से बताए थे। इसके अलावा सत्ता में साझेदारी कहने का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी पिछले वीडियो में हम आपको विस्तार रूप से बता दिए थे। इसलिए यदि आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि जितने सारे भी बेसिक पॉइंट है वह हम पिछले वीडियो में ही कंप्लीट करा दिए हैं। और यदि आपको यह चैप्टर अच्छे तरीके से समझना है तो फिर बेसिक आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो चलिए, आज के इस क्लास में हम लोग जस्ट जहां पर पिछले वीडियो में खत्म किए थे उसके आगे से देखना शुरू करेंगे। यानी कि वैसे प्रश्न को देखेंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि रंग भेद क्या होता है। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रंग भेद क्या होता है। नाम से ही आपको लग रहा है कि रंग के आधार पर भेदभाव। यहाँ पर रंग भेद कहने का मतलब वही होता है कि रंग के आधार पर भेदभाव करना। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जिस समय अंग्रेज यहाँ पर राज कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज गोरा होते थे और भारतीय काला होते थे, इसलिए अंग्रेज भारतीयों से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। इस वजह से, क्योंकि भारतीय काला होते थे, और काला होने के कारण ही महात्मा गांधी को ट्रेन पर से भी फेंक दिया गया था दक्षिण अफ्रीका में। आप लोग इस बात को जानते होंगे। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि रंग भेद क्या होता है। जैसे देखिए, मानवों में गोरा और काला रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग भेद कहलाता है। यानी कि मानवों में गोरे रंग और काले रंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग भेद कहलाता है। और सबसे पहले इस नीति का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति थे मार्टिन लूथर किंग। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि सबसे पहले रंग भेद का विरोध किन्होंने किया था, तो इसका जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे पहला व्यक्ति कौन थे जो सबसे पहले रंग भेद का विरोध किए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग, जिन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। इसमें लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। यानी कि जो रंग के आधार पर भेदभाव होता है उसमें मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है। यानी कि जो काले लोग होते हैं उनका जितना सारा भी मौलिक अधिकार होता है उनको उतना छूट नहीं दिया जाता है जितना कि गोरे लोगों को दिया जाता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय रंग के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रंग भेद कहने का मतलब समझ गए होंगे। काफी आसान प्रश्न है, लेकिन लघुतरीय में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रंग भेद क्या होता है, तो सीधे आपको जवाब बताना है कि मानवों में गोरा और काला रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग भेद कहलाता है। और सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने रंग भेद का विरोध किया था, तो इसका जवाब मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि रंग भेद कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि नस्लवाद क्या होता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, कह रहा है कि किसी देश, राज्य, समाज में रहने वाले नागरिकों के बीच जब नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसे नस्लवाद कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से रंग भेद होता है उसी प्रकार से नस्लवाद भी होता है। कहने का मतलब कि नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, जिस प्रकार से रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है, उसी प्रकार से नस्ल के आधार पर भेदभाव करना नस्लवाद कहलाता है। काफी आसान है, आप लोग एक बार में याद कर लेंगे। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद क्या होता है। यह तो वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है कि क्षेत्रवाद क्या होता है। तो देखिए, क्षेत्रवाद कहने का मतलब होता है कि अपने क्षेत्र से लगाव करना और दूसरे क्षेत्र से अलगाव की भावना रखना। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग जिस गांव में रह रहे हैं सिर्फ उसी गांव से प्रेम करेंगे और बाकी का जो अगल बगल का गांव है उससे हम नफरत करना शुरू कर देंगे, उससे
ही क्षेत्रवाद कहा जाता है। तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि अपने क्षेत्र से लगाव तथा दूसरे क्षेत्रों से अलगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। जाहिर सी बात है कि जब ऐसा होगा तो वह सामाजिक बुराई ही होगा। यह लोकतंत्र का एक अवगुण भी है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी जनता का अधिकार है कि एक साथ मिलजुल करके रहे, चाहे वह कोई भी धर्म के लोग हों, कोई भी जाति के लोग हों। लेकिन क्षेत्रवाद में क्या होता है कि सिर्फ अपने क्षेत्र से प्रेम होता है, लेकिन दूसरे के क्षेत्र से अलगाव की भावना होता है, उसे ही क्षेत्रवाद कहा जाता है। अब चलिए उसके आगे हम लोग देखेंगे सांप्रदायिकतावाद। सिर्फ अभी हम लोग वाद को देख रहे हैं, जैसे रंग भेद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, सांप्रदायिकतावाद हो गया, नस्लवाद हो गया। इस प्रकार से जितने सारे भी महत्वपूर्ण लघुतरीय प्रश्न हैं, सभी का जवाब हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहे हैं। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सांप्रदायिकतावाद क्या होता है। यह वाला प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि सांप्रदायिकतावाद क्या होता है। तो देखिए इसका जवाब होगा कि यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं, अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। कहने का मतलब कि अपने धर्म को दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना। जैसे मान लिया जाए कि हम हिंदू हैं, तो हम यह दिखाने का कोशिश करेंगे कि हम मुस्लिम से ऊंचे हैं, यानी कि हम इस्लाम धर्म से ऊंचे हैं, और इसके लिए हम अपने जान तक का भी कुर्बान कर देंगे, इस बात को सिर्फ दिखाने के लिए कि हम इस्लाम धर्म से ऊंचे हैं। इसी को सांप्रदायिकतावाद कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सांप्रदायिकतावाद कहने का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। बस सिंपल सा जवाब होगा, आपको लिख देना है कि यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर देते हैं, अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकतावाद कहलाता है, जो लोकतंत्र का एक अवगुण है। जाहिर सी बात है, पिछले वीडियो में हम आपको लोकतंत्र के बारे में बता रहे थे, जहां पर हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र उसे कहते हैं जहां पर कि हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं बिना किसी भेदभाव के। लेकिन सांप्रदायिकतावाद में क्या होता है कि अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। और ऊंचा दिखाने के चक्कर में चाहे हमारा जान भी क्यों न चला जाए, हमारा बलिदान भी क्यों न चढ़ जाए, लेकिन हम अपने धर्म को ऊंचा दिखाएंगे। बस इसी को सांप्रदायिकतावाद कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सांप्रदायिकतावाद कहने का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला प्रश्न है कि लैंगिक विभेद या फिर लैंगिक असमानता क्या होता है। यह जितने सारे भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं, लेकिन आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से याद करिएगा, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि लैंगिक असमानता क्या है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लिंग के आधार पर असमानता, यानी कि महिला या पुरुष, लिंग तो उसी को बोलते हैं, या तो स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो, तो महिला या पुरुष में किए जाने वाले भेदभाव को या फिर किए जाने वाले असमानता को ही लैंगिक असमानता कहते हैं। लिखेंगे किस प्रकार से कि लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है, अर्थात लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों के समाज में लड़का और लड़की में बहुत ज़्यादा असमानता होता है। कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा लैंगिक विभेद होता है। लोग लड़के को ज़्यादा पसंद करते हैं लड़कियों की अपेक्षा, लेकिन धीरे धीरे यह सारा विचारधारा घटते जा रहा है। अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मन में अभी भी ऐसा विचारधारा होता है, जो कि बिल्कुल बुरी बात है। लड़के हो या फिर लड़की हो, दोनों को एक समान नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि अब लड़कियां भी लड़के से कम नहीं है। जहां पर लड़के पहुंच रहे हैं वहां पर लड़कियां भी अब पहुंच रही है। इसलिए कभी भी हमें लड़के और लड़की में असमानता नहीं रखना चाहिए, कभी भी लैंगिक विभेद नहीं करना चाहिए। अब तो भ्रूण हत्या का शिकार भी बहुत कम लोग होते हैं। नहीं तो पहले लड़की को गर्भ में ही मार दिया जाता था, भ्रूण हत्या कर दिया जाता था, लेकिन अब यह एक कानूनी कार्रवाई के तहत इसको रोक दिया गया है। यानी कि अब भ्रूण हत्या करना एक दंडनीय अपराध हो गया है। पहले आप गर्भ में जांच करवा करके यह पता लगा लेते थे कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, लेकिन अब आप लोग जांच भी नहीं करवा सकते हैं, नहीं तो यह दंडनीय अपराध हो जाएगा। अगर पता चल गया पुलिस को कि आप गर्भ में ही जांच करवा रहे हैं कि लड़का है कि लड़की है, तो फिर आपको जेल का दरवाजा
दरवाजा भी खटखटाना पड़ जाएगा। इसलिए अब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या होता है। तो देखिए, लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से है। आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है। किस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है? जैसे खान पान में भी भेदभाव किया जा रहा है, शिक्षा संस्थान में भी भेदभाव किया जा रहा है। आप लोग देखते होंगे कि लड़कों का शिक्षा बहुत ऊपर लेवल तक होता है। जब तक नौकरी नहीं लग जाता है तब तक लोग लड़कों को पढ़ाना पसंद करते हैं, लेकिन लड़की जैसे ही मैट्रिक पास कर जाती है, इंटर पास कर जाती है, ग्रेजुएशन पास कर जाती है, उनके शादी के बारे में चर्चा होना शुरू हो जाता है। यही सबसे बड़ा असमानता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग लड़कों को देखते हैं, जिस प्रकार का शिक्षा आप लोग लड़कों को देते हैं, उसी प्रकार का शिक्षा लड़कियों को भी देना चाहिए। पालन पोषण में भी आप लोग देखते होंगे कि जिस प्रकार का खान पान लड़कों को दिया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियों को उस प्रकार का खान पान नहीं दिया जाता है, क्योंकि लोगों में ऐसा विचारधारा होता है कि लड़के को बाहर कमाने के लिए जाना है। लड़के लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन लड़कियां मेहनत कम करती है, इसलिए लड़कों को ज्यादा खिलाना पिलाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि लड़कों और लड़कियों में कोई असमानता नहीं है, बस आपके नजरिया का फर्क है। अगर आपका नजरिया सही हो गया तो फिर लड़के और लड़की में कोई फर्क आपको नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से वस्त्र पहनावा में भी अंतर होता है, और यह लोकतंत्र का बहुत बड़ा अवगुण है, जिस पर सरकार भी बहुत कदम उठा रही है ताकि ऐसा असमानता को खत्म कर दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहने का मतलब भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि सामाजिक विभेद से आप क्या समझते हैं। तो जिस प्रकार से लैंगिक विभेद था, यानी कि लिंग के आधार पर विभेद, उसी प्रकार से सामाजिक विभेद होता है, यानी कि जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करना ही सामाजिक विभेद कहलाता है। कैसे, इसके बारे में अभी हम लोग आगे समझेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझते रहिए। काफी मजेदार चैप्टर है यह वाला। यदि आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ते हैं तो फिर यह पूरा चैप्टर आपको एक हिस्से की तरह याद हो जाएगा। बस आप लोग कंसंट्रेट होकर के इस पूरे वीडियो को देखते रहिए और पूरे चैप्टर को समझते रहिए। चलिए हम लोग समझते हैं कि सामाजिक विभेद क्या होता है। तो देखिए, जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर प्रत्येक समाज में किया जाने वाला भेदभाव सामाजिक विभेद कहलाता है, जो जन्म के साथ प्रारंभ हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जन्म के साथ कैसे सामाजिक विभेद प्रारंभ हो जाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं कि जाति के आधार पर कैसे भेदभाव किया जाता है। मान लिया जाए कि कोई बच्चे का जन्म लोहार जाति में होता है, तो जैसे ही वह लोहार जाति में जन्म लेता है, लोग समझ जाते हैं कि यह तो आगे चलकर लोहा का ही काम करेगा। यदि मान लिया जाए कि किसी बच्चे का जन्म बढ़ई में होता है, तो लोग समझ जाते हैं कि आगे चलकर के वह लकड़ी का काम ही करेगा। भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है। अगर आप कोई दूसरा भाषा बोलते हैं, अगर आप कोई दूसरे राज्य में चले जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको हीन भावना से देखा जाएगा। लोग समझेंगे कि यह कैसा आदमी है जो दूसरे रंग का भाषा बोल रहा है, दूसरे तरफ का भाषा बोल रहा है, और आपके साथ भेदभाव करना शुरू कर देगा। यानी कि वह समझ जाएगा कि यह हमारे एरिया का लड़का नहीं है, और आपके साथ वह भेदभाव करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार का भेदभाव होता है। धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे होता है? जैसे मान लिया जाए कि कोई हिंदू है और वह जैसे ही एक मुस्लिम को देख लेता है, वह भेदभाव करना शुरू कर देता है कि हम तो हिंदू हैं, यह मुस्लिम है। तो इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। बस पृथ्वी पर एक ही जाति होती है, जो है इंसान या फिर मानव जाति। जो सारे जाति को अलग अलग भाग में बांट दिया गया है, वह भगवान बांट करके नहीं भेजते हैं। यहाँ पर इंसान के द्वारा ऐसा बंटवारा किया जाता है, जो कि लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा अवगुण है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सामाजिक विभेद कहने का मतलब भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर प्रत्येक समाज में किए जाने वाले भेदभाव को सामाजिक विभेद कहते हैं, जो जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ काफी सिंपल है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब होता है कि एक ही जगह पर, एक ही देश में या फिर एक ही राज्य में हर एक धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के रह सकते हैं, उसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। तो चलिए हम लोग परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे धर्मनिरपेक्ष का, इसको हम लोग समझ लेते हैं।
तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। चूंकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, ये सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी कि जो मुस्लिम है वह मुस्लिम का प्रचार प्रसार करेगा, जो हिंदू है वह हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, जो सिख है वह सिख संप्रदाय का प्रचार प्रसार करेगा, जो ईसाई है वह ईसाई का प्रचार प्रसार करेगा। मतलब किसी प्रकार का कोई रोक ठोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू के राज्य में जाकर के मुस्लिम लोग प्रचार कर रहे हैं तो कोई उनको मना कर देगा। अगर कोई मना करता है तो वह एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को कुछ भी करने की आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि हिंदू सिर्फ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और मुस्लिम अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। और हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर राज्य लिख दिए हैं, जबकि यहाँ पर भारत एक देश है। तो यहाँ पर राज्य भी हो सकता है, क्योंकि भारत एक राज्य भी है। ऐसा नहीं कि भारत सिर्फ एक देश है, भारत एक राज्य भी है। इसलिए यदि हम लोग लिखते हैं कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो फिर लिखना गलत नहीं होगा, बल्कि लिखना सही होगा। तो इस पर आप लोग ज्यादा ध्यान न दें और यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष का अर्थ समझें कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विविधता में एकता का क्या अर्थ होता है। पिछले वीडियो में हम आपको जब सत्ता में साझेदारी कहने का मतलब समझा रहे थे तो आपको बताए थे कि जो बेल्जियम के लोग थे वह विविधता में एकता के बारे में समझ गए थे। विविधता में एकता कहने का मतलब होता है कि एक ही जगह पर हर एक धर्म के लोग रह रहे हैं, लेकिन वह शांति पूर्वक रह रहे हैं, यानी कि एकता के साथ रह रहे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है, जबकि वह अलग अलग धर्म के हैं उसके बाद भी। और इसी को कहते हैं विविधता में एकता। तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है। चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाता है, हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन लोगों का धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है। यानी कि हिंदू धर्म का रहन सहन अलग होता है, हिंदू धर्म का सभ्यता संस्कृति अलग होता है, रीति रिवाज अलग होता है, संस्कृति अलग होता है। और वहीं मुस्लिम की बात कर लें तो मुस्लिम का भी रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता संस्कृति अलग होता है। सिख का बात कर लें तो सिख का रहन सहन, सभ्यता संस्कृति, रीति रिवाज अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी लोग एक साथ एक संप्रदाय में रह करके एकता के साथ रहते हैं, और इसी को कहा जाता है क्या, विविधता में एकता। तो आगे कह रहा है कि जब कभी भारत को एकता या अखंडता खतरे में होती है, यानी कहने का मतलब कि जब कभी भी भारत का एकता या अखंडता खतरे में या किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो आपस में जात पात का भेदभाव मिटाकर समस्या का समाधान करते हैं। छोड़िए हम देश का बात खत्म करते हैं, आप लोग अपने गांव में ही देख लीजिए। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति मुश्किल में है, किसी प्रकार का कोई आपदा आ गया हो, तो आप लोग जात पात देखते हैं? नहीं ना, आप लोग बिना जात पात देखे हुए हर एक जाति के लोग मिल करके उस आपदा को खत्म करने में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर ऊंचे जात वाले लोग उस आपदा को खत्म करने में लगे हुए हैं तो वहां पर नीचे जात वाले लोग नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही देखता है कि किसी प्रकार का कोई खतरा आ गया है हमारे क्षेत्र में या फिर किसी प्रकार का कोई आपदा आ गया है, तो वहां पर जाति धर्म को न देख करके सभी लोग एकजुट होकर के उस आपदा से निपटने में लग जाते हैं। और इसी को बोला जाता है विविधता में एकता। यानी कि अलग अलग धर्म के होते हुए भी, अलग अलग जात पात के होते हुए भी एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है विविधता में एकता। अतः कई कारणों से साबित होता है कि विविधता में एकता है। आप लोग समझ गए होंगे कि विविधता में एकता कहने का मतलब क्या होता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि विविधता में एकता क्या होता है, तो बस आप लोग यहीं लिख दीजिए कि विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है। चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाता है, हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई।
और इन सभी लोगों का भाषा धर्म अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, सभ्यता संस्कृति अलग अलग है, लेकिन निवास भारत में ही करते हैं। और जब कभी भी एकता या अखंडता खतरे में होता है या किसी भी प्रकार का कोई आपदा आ जाता है तो आपस में जात पात का भेदभाव मिटाकर समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों से साबित होता है कि विविधता में एकता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग विविधता में एकता कहने का मतलब समझ गए होंगे। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि परिवारवाद क्या होता है। काफी सिंपल है, बस 1 मिनट में आप लोग समझ जाएंगे कि परिवारवाद क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो जो नेता होते हैं, जो पहले से सत्ता में होते हैं, वह यह फिराक में रहते हैं कि टिकट सिर्फ हम अपने बेटे को देंगे, हम अपने पोते को देंगे, हम अपने रिश्तेदार को देंगे, यानी कि वह बाहरी आदमी को चुनाव लड़ने से वंचित रखना चाहते हैं और अपने परिवार को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे ऐसे बिहार में कई सारे नेता हैं, या फिर भारत में देख लीजिए तो कई सारे ऐसे नेता हैं, जब वह रिटायर हो जाएंगे तो अपना सत्ता अपने बेटे को दे देंगे, अपने पोते को दे देंगे कि जो हमारा कार्यभार है वह हमारा बेटा संभालेगा, और इसी को परिवारवाद बोला जाता है। ठीक है, तो परिवारवाद कहने का मतलब क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। परिवार एक मानसिकता होती है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। आप लोग ध्यान से इस बात को समझिएगा, जहां पर भी परिवारवाद रहेगा वहां पर विकास कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि परिवारवाद वही करता है जो भ्रष्ट नेता होता है, जिनको लोभ समाया हुआ रहता है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें घोटाला करना है, सिर्फ वही परिवारवाद करते हैं। नहीं तो जो ईमानदार होंगे वे परिवारवाद को कभी देखेंगे नहीं, जो उसके लायक रहेगा उसी को वहां पर भेजा जाएगा। लेकिन परिवारवाद में चाहे हमारा बेटा उस लायक है या नहीं है, हमारा पोता उस लायक है या नहीं है, लेकिन जाएगा तो वहीं ही, क्योंकि वहां पर परिवारवाद होता है। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को टिकट देने का कार्य करता है, जो लोकतंत्र का एक प्रमुख अवगुण है। जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि जब चुनाव होता है तो जो राजनीतिक पार्टी होता है वह अपने सगे संबंधियों या रिश्तेदारों को ही टिकट देने के फिराक में होता है, और इसी को परिवारवाद बोला जाता है, जो कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा अवगुण है या फिर दोष है। तो उम्मीद करते हैं कि परिवारवाद कहने का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यानी कि किस प्रकार से भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसके बारे में वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में लिख देते हैं। आप लोग भी बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग समाज में तो प्रतिदिन देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो बस उसी चीज को यहाँ पर भाषा में लिख देना है। तो चलिए किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है। लड़कियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसका जीवन घर के चार दीवारी के अंदर ही सीमित होता है। आप लोग जानते होंगे कि लड़कियों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि लड़की को पढ़ा लिखा करके क्या करेंगे, बनाना तो है खाना ही। इस प्रकार का बात अभी भी गांव में बोला जाता है, लेकिन जो शिक्षित परिवार हैं उनके दिमाग में ऐसा मानसिकता नहीं होता है। जो शिक्षित परिवार होते हैं वह सोचते हैं कि जैसे हमारा बेटा है वैसे ही हमारी बेटी है, जितना हमारा बेटा आगे बढ़ेगा उतना हमारा बेटी भी आगे बढ़ेगी, जिस प्रकार का सेवा हमारा बेटा करेगा उसी प्रकार का सेवा हमारी बेटी भी करेगी। इसलिए वह बेटा और बेटी में फर्क नहीं देखते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा मानसिकता होता है कि लोग सोचते हैं कि लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे, आखिर में तो वह खाना ही बनाएगी, घर में ही रहेगी, चार दीवारी के अंदर ही रहेगी। जब कहीं भी शादी उसका होगा, जब वह अपने घर पर जाएगी तो वहां पर उसको घर में ही बंद रहना पड़ेगा, चार दीवारी के अंदर ही सीमित रहना पड़ेगा। और इस प्रकार का भेदभाव भारत में बहुत अधिक किया जाता है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, अभी भी बहुत ज्यादा ऐसा भेदभाव देखने के लिए मिल जाता है। तो यही कह रहा है कि लड़कियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसका जीवन घर के चार दीवारी के अंदर ही सीमित है, जो कहना सरासर गलत है। जबकि लड़कों के ऊपर खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य पर अधिक खर्च किया जाता है। देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य
का बात आ गया, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहीं कहीं पर अभी भी ऐसा घटना मिल जाता है जहां पर कि अगर लड़की का तबीयत खराब रहता है, अगर डॉक्टर के पास जाओ तो ज़्यादा पैसे का डिमांड कर देता है, तो फिर लड़की को मरने के लिए छोड़ देता है कि आखिर है तो लड़की ही ना, इसको बचा करके क्या करेंगे, इतना पैसा जो खर्च करेंगे वो हम अपने बेटे पर खर्च कर लेंगे। कभी कभी आप लोग भी ऐसा न्यूज में जरूर कभी ना कभी घटना सुने होंगे, न्यूज़पेपर में जरूर कभी ना कभी पढ़े होंगे। और इसी को कहते हैं लिंग के आधार पर भेदभाव करना, जो कि हमारे समाज में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। लड़के और लड़कियों में किस प्रकार का भेदभाव होता है और कहां तक इसका चरम सीमा होता है जिसका कोई अंत नहीं है। और अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा घटना आप लोग भी जरूर सुने होंगे। अगर सुने हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर, इस प्रकार का घटना हम भी सुने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि समाज में स्त्रियों के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार के 2-4 उदाहरण अपने मन से भी आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। यानी कि जो सामाजिक भेदभाव होता है, जो सामाजिक विभेद होता है, उसमें किस प्रकार से तालमेल स्थापित किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। कह रहा है कि सामाजिक विभेद में तालमेल को स्थापित करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर सभी लोग आपस में उलझे हुए हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता टूटी जा रही है। अतः आपस में एकता स्थापित करने के लिए भाईचारे का संबंध और आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम है। कहने का मतलब पिछले वीडियो में जिस प्रकार से बेल्जियम के बारे में हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से बेल्जियम में पहले बहुत ज्यादा भेदभाव होता था डच भाषी लोगों के बीच और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच, लेकिन किस प्रकार से वहां पर नियम कानून बना करके सभी लोगों को बराबर बराबर का हिस्सा दे करके लोगों में एकता का माहौल पैदा किया और सभी लोग आज एक साथ मिल करके रह रहे हैं, चाहे वह डच भाषी लोग रहें या फिर फ्रेंच भाषी लोग रहें। और आज इसी का परिणाम है कि बेल्जियम दुनिया के विकसित देशों में खड़ा है। तो इसी बात को यहां पर कहा जा रहा है कि जो सामाजिक विभेद होता है उसमें बराबर का हिस्सेदारी कर करके समाज में रहने वाले सभी लोगों के साथ एक जैसा सलूक कर करके सभी लोगों में एकता और अखंडता को बरकरार किया जा सकता है। और जिसका जीता जागता उदाहरण कौन है, तो बेल्जियम है। और श्रीलंका के बारे में भी हम आपको बताए थे कि किस प्रकार से सिंहली भाषा बोलने वाले लोग और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में कितना फर्क होता है और वे लोग कभी भी एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते हैं। और इसी का परिणाम है कि श्रीलंका आज एक पिछड़ा हुआ देश बना हुआ है। तो कहने का मतलब कि अगर सामाजिक भेदभाव नहीं रहेगा तो लोग ज्यादा विकास करेंगे, देश का ज्यादा विकास होगा, लेकिन अगर सामाजिक भेदभाव रहेगा तो लोग श्रीलंका की तरह ही पिछड़ते चले जाएंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। यह वाला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जवाब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी तक हम आपको बहुत सारे प्रश्न का उत्तर बता दिए हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अभी आप लोग यहां तक याद कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में यहां से देखना शुरू करेंगे कि सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि यह वाला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है और लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय दोनों में यह पूछा जा सकता है। इसलिए यह वाला प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। आपको आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कितना समझ में आया, कितने अच्छे तरीके से एक एक बात हम आपको समझा पाए, इसके बारे में आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और यदि आपको अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।